जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं कनॉट प्लेस में आया था। यहाँ सफाई कर्मचारियों की एक बड़ी मीटिंग हो रही थी। तो जो सफाई कर्मचारी है उनको 25-25 साल हो जा रहे हैं, कच्चे में रिटायर हो जा रहे हैं, उनको पक्का नहीं किया जा रहा है, उनको बहुत तरह के प्रताड़ना किया जा रहा है। उनके अधिकार के दिलाने के लिए यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग हुई थी। तो उसमें जो इसके कर्ताधर्ता थे अमित करोटिया सर हैं, उनसे जानूंगा कि आखिर ये आज मीटिंग जो आपने किया है उसका पर्पज़ क्या था, आगे इस आंदोलन के कितना आप आगे ले जाएंगे। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। सर, आपने ये बड़ी मीटिंग बुलाई थी, तो इस मीटिंग बुलाने का जो आपने सारे यूनियन को बुलाया था, क्या रहा आपका जो आज का मीटिंग रहा? सर, आज पहले तो सर्वप्रथम आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो आज मीटिंग बुलाने का कारण था वो 29 अगस्त 2024 को सिविक सेंटर पर महाआंदोलन होना है, जिसके विषय में सभी साथियों से राय ली गई थी, सभी संगठनों से राय ली गई थी और सभी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। नहीं, आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं और ये यूनियन को बुलाया, केवल दिल्ली लेवल पे है कि इंडिया लेवल पे है, कैसा है ये? सर, अभी जो हमारी जो लड़ाई है वो भी दिल्ली की है, क्योंकि यहाँ पर 25-25 साल हो गए कर्मचारियों को जो अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और अस्थायी कर्मचारी के पद पर कार्य कर रहे हैं। जबकि उनको अगर हम प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें, जैसे हमारे पहले बैच हुआ करते थे एमसीडी के, तो 2-3 साल के अंदर फेस मेंटेनेंस पॉलिसी के अंदर उन लोगों को परमानेंट किया जाता था। परंतु आज बड़ी विडंबना वाली बात है कि दिल्ली में इतनी महंगाई होने के पश्चात भी कर्मचारियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा, उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे, ना तो उनको टर्मिनल बेनिफिट्स मिल रहे। जो कर्मचारी हमारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ना उनको टाइम पे पेंशन मिल रही है, ना ही उनके अंतिम लाभांश मिल रहे हैं, ना इनको डिफरेंस एरियर मिल रहा है। मतलब टोटल मिला के ये है कि जो सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर पुरजोर शोषण हो रहा है। आप सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हैं, तो सफाई कर्मचारी में केवल वाल्मीकि है कि अदर भी इसमें आते हैं? सफाई कर्मचारी तो बहुत जातियाँ आती हैं, तो जो आपने सफाई कर्मचारी की बात कर रहे हैं तो उसमें केवल वाल्मीकि की बात है कि अदर सफाई कर्मचारी की बात है इसमें? सर, ऐसा है, मज़दूर की कोई जाति नहीं होती है। मज़दूर हैं जो पेशे से इस पेशे से काम कर रहा है, वो चाहे किसी भी जाति से हो, हम सब उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, अगर वो माना हमने कि किसी और कास्ट से भी है तो सफाई कर्मचारी, तो उस सफाई कर्मचारी की लड़ाई लड़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। जी सर, आप वाल्मीकि की ज़्यादा संख्या में तो वाल्मीकि के लोग थे, तो उन वाल्मीकियों में हम देख रहे हैं कि उनको जो कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियों को दूर करने के लिए क्या आप लोग कोई आंदोलन संगठन में कर रहे हैं, या कि केवल पैसे कमाने का आपका उद्देश्य है? सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने के लिए आपका कुछ प्लान है? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि आंदोलन के अंदर कोई पैसा कमाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे जो आंदोलन होते हैं, अब भी जो हमने प्रोग्राम किए हैं अपनी जेब से करें, अपने खर्चे पे करते हैं हम लोग। जो हमारे पास हमारे कार्यकर्ताओं से फंड आता है उससे काम करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, अभी आपने कर्मचारियों को हक अधिकार दिलाने के लिए बात कर रहे हैं, उनको नौकरी में पक्का करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनके बीच में जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उस कुरीतियाँ के लिए आप लोग कुछ इसमें आंदोलन करते हैं कि केवल उनको नौकरी के लिए पक्का करने के लिए बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। हम अपने जो कर्मचारी हमारे साथ संगठन में जुड़ते हैं और संगठन के साथ हम लोग जब कर्मचारियों के बीच में जाते हैं तो उनसे नशे के ऊपर बात करते हैं, बच्चों की शिक्षा के ऊपर बात करते हैं, एक अच्छी अवेयरनेस के लिए बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो आप कुरीति वाली बातें कर रहे हैं कि नशाखोरी और बच्चों के अंदर एजुकेशन की जो कमी है, उसको हम सुधारते हुए आ रहे हैं, जिससे आप देखोगे कि आज जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित पीढ़ी आ रही है, एजुकेटेड पीढ़ी आ रही है। और ये जो कृतियाँ हैं, इन कृतियों को सिर्फ नाम दिया गया, वाल्मीकि समाज पर थोपा गया है, तबकि आज वाल्मीकि समाज इन कृतियों से बहुत दूर हो चुका है। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के माने में जो सफाई कर्मचारी हैं बहुत कम हमें लगता है कि शिक्षित होंगे, ज़्यादातर पर हमारे अनपढ़ ही इसमें सफाई कर्मचारी आते हैं। उनको क्या आप अपने इस मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि आपको शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है? देखो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा का अभाव हमारे पास कैसे रहा। अब आप खुद समझ सकते हो कि 15,000 की नौकरी के अंदर कर्मचारी अपना घर चलाए, बच्चे को पढ़ाए, शादी ब्याह देखे, या अन्य जो भी रोज़ के खर्चे होते हैं उनको वहन करें। क्योंकि शासन और प्रशासन की ये नीति रही है कि इनका सिर्फ इतना ही
पैसा दिया जाए जिससे इनका पेट भर सके और ये इसी को विकास माने। तब कि अब कारण हो चुका है दूसरा, क्योंकि अब लोगों ने अपनी कृतियाँ छोड़ दी हैं, तो शिक्षा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और शिक्षा दिला के अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे पढ़ाने पे उनको संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि आपने भी जैसे बोला कि अशिक्षित लोग हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एमसीडी के अंदर अधिकतर कर्मचारी जो है वो अशिक्षित है। उसका मूल कारण ये है कि वो लोग गाँव से आए हुए लोग हैं, बाहर अलग अलग प्रांतों से आए हुए लोग हैं। उसके अंदर जब हमारा समाज था उसके पास नौकरी नहीं थी, कोई व्यवसाय नहीं था, तो शिक्षा कहाँ से आएगी। जब शिक्षा लेनी है तो सबसे पहले रोज़गार या नौकरी मजबूत होनी चाहिए, तब जाके उस परिवार का भला हो सकता है, उसको शिक्षा मिल सकती है। अभी आप शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे शिक्षा पे एक बात करना चाहता हूँ कि आज की डेट के अंदर शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि जिसका कोई जवाब नहीं। अब गरीब का बच्चा पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। सर, आपने अभी 29 तारीख का जो कॉल किया है, तो उस कॉल में आपका मांग क्या है, क्यों आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? सर, सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि हमारा जो कर्मचारी है अभी जैसे एमसीडी परमानेंट कर रही है, मगर वो परमानेंट उस तरीके से नहीं कर रही जिस तरीके से पहले होते थे। जैसे 2009 के बैच में तकरीबन 6,500 कर्मचारी परमानेंट हुए, 2014 के बैच में तकरीबन 7,000 कर्मचारी परमानेंट हुए। बट अब जो होता आ रहा है 10, 15, 20 कर्मचारी महीने के हिसाब से पूरे मतलब परमानेंट किए जा रहे हैं। और अगर इस स्पीड से देखें तो हमारा कर्मचारी अस्थाई कच्चा ही रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके लिए ही हमने आह्वान किया है कि अभी जो बैच चल रहा है, जनरल बैच चल रहा है 2000 तक का, और जो कंपोजिशन का ग्राउंड है उस पर 2010 तक के कर्मचारियों को परमानेंट किया जा रहा है। मगर 2019 के अंदर हमने पहले भी आंदोलन किया था, तो उसके अंदर 2019 तक के सभी कर्मचारियों को परमानेंट करने का उन्होंने आश्वासन दिया था और उसके ऑर्डर भी बाकायदा निकाले थे उन लोगों ने। मगर लॉकडाउन की वजह से उस पर हम काम नहीं कर पाए। मगर अब 2019 तक के सभी कर्मचारियों को परमानेंट कराने का कार्य हम लोग मिलजुल कर एक मंच से काम करेंगे। सर, आप दिल्ली में ज़्यादातर आप यहाँ आंदोलन करते हैं, तो यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है, तो दिल्ली सरकार क्या आपके सफाई कर्मचारियों के लिए सही काम नहीं कर रही है? सर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है इस बात के लिए, क्योंकि जब माननीय केजरीवाल जी आए थे तो उन्होंने ये बोला था, हमारे पचकुइयाँ मंदिर वाल्मीकि पचकुइयाँ मंदिर से ये आह्वान किया था कि मैं सभी कच्चे कर्मचारी को परमानेंट करूँगा, जितने भी ठेकेदारी में कर्मचारी लगे हुए हैं सबको स्थायी करूँगा। मगर वो अपने वादे से मुकर गए और उन्होंने वादा खिलाफी करी है, जिसका पूरा अब की बार की जो विधानसभा है उसमें पूरा का पूरा उनको पता चल जाएगा कि वादा खिलाफी कैसे होती है, कर्मचारियों को, गरीबों को सताना कैसे भारी पड़ता है। क्योंकि जब से ये सरकार आई है, जब से ही कर्मचारियों का हनन और शोषण और जोर से होने लगा है। आप गुमराह हो रहे हैं। केजरीवाल ने तो कहा कि हम आपके भलाई के लिए देखो किस तरह से काम कर रहे हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री और स्वास्थ्य फ्री, शिक्षा उन्होंने क्या कहते हैं बढ़िया कर दिया है। आप लोग गुमराह हो रहे हैं। क्या कहते हैं केजरीवाल आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि केजरीवाल आपके साथ धोखा दिया है। सर, पानी फ्री, बिजली फ्री और शिक्षा फ्री, और आप कह रहे हो हम मानते हैं कि यात्रा भी फ्री कर दी। मगर आप मेरे को एक बात बताओ, बेरोज़गारी जो आज के युवा के पास है उसको कौन करेगा? जो बात आप कर रहे हो कि उन्होंने हमारे पर रहम कराई, कोई रहम नहीं है। ये जो भी सरकार होती है उनके मैनिफेस्टो में था, मेरे मैनिफेस्टो में नहीं था, हमारे समाज के मैनिफेस्टो में नहीं था। हमारा समाज जो है, आप लोगों ने जिताया, पूरा भर भर के वोट दिया। हाँ, इस बात को हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। इस बात को तो हम कह रहे हैं कि हमने उनके झूठे वादों के चक्कर में आके 3 बार उनको मुख्यमंत्री बनाया। परंतु जब सत्ता का सुख और सत्ता का स्वाद ले लेते हैं ना, तो उसके बाद वो लोग भूल जाते हैं। और फ्री वाली चीज़ नहीं, हमारे को रोज़गार चाहिए, हमारे घर परिवार में पक्की नौकरी चाहिए, हमारे को कोई चीज़ फ्री नहीं चाहिए। हम लोग फ्री के ख़िलाफ़ हैं और फ्री हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को हमारे बच्चे की एजुकेशन चाहिए। अगर आप ये कहते हो कि शिक्षा दिल्ली के अंदर शिक्षा फ्री है और अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना दी है, मगर साहब अगर इतनी अच्छी शिक्षा है, इतना अच्छा हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, तो ये अपने इलाज और अपने बच्चों की शिक्षा उन स्कूलों में क्यों नहीं कराते हैं? केजरीवाल तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ पावर नहीं है, तो आप लोगों को पक्का कहाँ करें। अगर करते भी फाइल देती है तो केंद्र सरकार जो है वो फाइल को डिले करती है, आप लोगों को पक्का नहीं कर पा रहे, उनके हाथ में तो है नहीं कुछ। जी, नहीं, ये चीज़ आपने जो बिल्कुल बोली है, हर बार हमारी जब मीटिंग हुई है तो हमारे को ये सुनने में आया था कि जी हमारी जो सरकार है निगम में नहीं है, निगम के हाउस में हम लोग पास नहीं करवा सकते, हम दिल्ली सरकार में हैं। अब की बार आप हमारे को निगम में लेके आओ। अब क्या हम निगम में भी लेके आ गए, और निगम में आने के बाद 1.5 साल हो चुका है, मगर कर्मचारी की स्थिति जस की तस है।
और उनके झूठे वादे हैं, झूठी बातें हैं, उन बातों को हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं। और 29/8/2024 का जो आंदोलन है दिल्ली नगर निगम शासन प्रशासन और दिल्ली सरकार के खिलाफ है। सर आपको रहम नहीं आ रहा है? सॉरी बार न मारा है, केजरीवाल जेल में है और उनके न रहने के कारण राजेंद्र नगर में बच्चे 3 बच्चे का डेथ हो गया है। तो किसकी कमी मानते हैं कि केजरीवाल का कि केंद्र सरकार का, किसकी कमी नज़र आती है आपको? देखो सर, राजनीति हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग करते हैं समाज नीति, मजदूर नीति। और जो आप बात कह रहे हो जेल में है, तो जेल में कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, क्योंकि आम आदमी के पास भी अपने इतने राइट्स हैं। वो तो एक माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उनके पास कितने राइट्स थे? तो अपने राइट्सों का जो उल्लंघन उन्होंने किया है, या जो भी उनकी नीति थी या शराब नीति के तहत वो अंदर गए हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो सच है। क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। बेशक कुछ देर के लिए रोका जरूर जा सकता है, मगर दबाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो दावे तो बहुत बड़े बड़े करती है कि हमने कर्मचारियों को, जैसे अभी आपने देखा होगा उन्होंने लिख दिया जी 6500 कर्मचारी स्थायी किए गए हैं। वो 6500 स्थायी कर्मचारी कहाँ हैं, उसकी लिस्ट तो दो, हमारे को पता तो चले। अभी भी वो झूठ बोलते हैं, सिवाय झूठ के कुछ नहीं है। सिंपैथी होती है भाई, सिंपैथी होती है कि हमारे उसका सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, मगर सिंपैथी वहाँ तक ठीक है जहाँ तक उनके अच्छे कार्यकाल होते। मगर जब उन्होंने काम गलत किया है तभी वो कानून के दायरे में आए, और कानून के दायरे में आने के बाद वो आज अरेस्ट हैं। अगर आप 3 की करते तो उसके लिए हमारे को भी बहुत दुख है कि वो 3 बच्चे एक्सपायर कर गए। तो उसमें शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं गलती रही है, उसमें दिल्ली सरकार के अंडर भी आता है। और वो हमेशा यही होता रहा, वो सेंट्रल को बोलते हैं, सेंट्रल वाले दिल्ली को बोलते हैं। तो इस तरीके से ही मामला बनता जा रहा है। ये सीधी सीधी राजनीति है, और हम ऐसी राजनीति का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। धन्यवाद। तो सर आपने अपनी बात को बहुत बढ़िया से आपने बात रखी है। तो हमारे बीच में रामफल जांगड़ा सर हैं। ये सर पूरे दिल्ली में एनसीआर में घूमते रहते हैं। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने दिल्ली का राउंड आप करते रहते हैं। अभी एक घटना घटी है करोल बाग में, ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहाँ 3 बच्चे का डेथ हो गया है। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, केंद्र कर रही है कि केजरीवाल की गलती है। आप क्या नज़र लग रहा है कि किसकी गलती से वो 3 बच्चे शहीद हुए हैं? देखिए, लंबे समय से एमसीडी के अंदर सरकार किसकी थी? संभावित बात है बीजेपी की सत्ता थी। जी। अभी 2 साल से केजरीवाल जी आए हैं जी। और एमसीडी के कर्मचारी कितने भ्रष्ट हैं। आम ठेले वाला जो बैठा होता है उससे 5-5 हज़ार रुपये महीना वसूलते हैं, और जो कोचिंग सेंटर चलाने वाली जो संस्थाएं हैं वो करोड़ों रुपए का डोनेट दे रही हैं। ये कौन लोग खा रहे हैं? ये वही एमसीडी के अंदर जो बड़े बड़े अधिकारी, जो कर्मचारी बैठे, वो खा रहे हैं। तो ये जो हत्या का पूरा जो षड्यंत्र है, ये तो वो लोग हैं। आप समय रहते आज 50 से ज़्यादा जगह पे इन्होंने सील किया है। भाई आप पहले भी सील कर सकते थे। ये तो सीधा सीधा मर्डर है, और ऐसे मर्डर जो भी इसकी जवाबदेही के लोग हैं उनको सीधा मुकदमे दर्ज हो, उनको जेल में डालना चाहिए। केजरीवाल का कहना यह है कि हम तो अभी 2 साल में आए, ये तो 15-20 साल से चला आ रहा है, तो हमारी कहाँ उसमें कमी है? हम ये तो कह नहीं रहे ना, हम तो सीधा कह रहे हैं दोष केंद्र सरकार को दे रहे हैं ना। केंद्र सरकार का दोष है। एमसीडी में 2 साल पहले आई ये लोग, तो ये बार अभी 1 महीने पहले की सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो जारी किया है जो 1 महीने पहले का है। अगर समय रहते, अगर ये सचेत हो जाते तो आज ये युवा बच्चे हमारे बीच में होते, IPS IAS बनते और इस देश की अच्छा कार्य करते इसके अंदर। लेकिन जो अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मानसिकता ऐसी नहीं है। किसी दलित का बच्चा, किसी गरीब का बच्चा, किसी मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा वो IPS IAS बन करके इस देश की सेवा करे। ये पूरे का पूरा एक बहुत बड़ा स्टेंगल है, और इसको समझना पड़ेगा आम जनता को। जब तक आम जनता, आज भी छात्र रोड पे बैठे हैं राजेंद्र नगर के अंदर, तो वहाँ पे देखो पूरे देश के अंदर अगर जिंदा लोग होते तो उन बच्चों के लिए प्रोटेस्ट करते। लेकिन स्वाभाविक है कि हमारा ज़मीर मर चुका है, हमारा ज़मीर मर चुका है, इसीलिए ये सारी की सारी समस्याएं विकराल रूप ले रही हैं। आप अपने हक अधिकार के लिए नहीं बोलते। देखिए, दुख तो जब होता है जब आप अपने हक के लिए नहीं बोलते। तो इसके लिए ये किसी और का हक नहीं था, ये हमारा हक था। इसके लिए मैं तो सीधा एक ही बात कहूँगा कि जितने भी जो 1-2 को गिरफ्तार किया है, और अभी कुछ नहीं भी आंदोलन है,
कल ही रात बारिश हुई है दिन में, और रात को 12 बजे तक वहाँ पे पूरे जो मीडिया के लोग हैं वो दिखा रहे हैं जलगमन यही दिल्ली होगी, और इसी एरिया में हम बैठे हैं। हाँ, तो ये तो स्पष्ट है कि नगर निगम MCD ने की जवाबदेही है और केंद्र सरकार की जवाबदेही है, ना कि वो LG देखिए उसको भी तो सोचना चाहिए ना, लेकिन नहीं, जब भी फाइल जाती है उसको इग्नोर कर देते हैं। सर एक चीज़ बताइए, क्या जो कोचिंग सेंटर वाले हैं उनका केवल मकसद केवल पैसा कमाना है, बाकी वो माफिया हैं, और वो मैं कहा ना वो केंद्र सरकार की शय पे चल रहे हैं, केंद्र सरकार की। वो तो करें वो कह रहे हैं कोचिंग वाले कि ये अपने पैसे में ज़मीन लेता हूँ, जो ज़मीन सरकार नहीं देती है मैं अपनी ज़मीन से खरीद के लेता हूँ। आप अपने पैसे से ज़मीन लिया ना और कोचिंग सेंटर चला रहे हो, लाखों रुपया बच्चों से लेते हो, 3-3 महीने का 4-4, 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए ले रहे हैं, और बेसमेंट के अंदर। इससे मतलब आप क्या कर रहे हो? इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। आप एहसान कर रहे हो क्या? हर नागरिक इस देश का जो किसान की जो भूमि में बैठता है वो पैसे देकर लेता है, ऐसा नहीं फ्री में नहीं लेता वो। इसका समाधान क्या है कि इसका जो बच्चे आज इतना महंगा वहाँ किराए पर रहते हैं, 15-15 हज़ार 10x10 का कमरे के दे रहे हैं, बिजली के दे रहे हैं, और फीस इतना ज़्यादा आ रहा है, इसका कोई समाधान आपको नज़र में आ रहा है? समाधान एक ही है, जब तक जनता रोड पे नहीं आएगी। आज 4 दिन से बवाल दिल्ली में मचा हुआ है, और इसके लिए यही है कि अभी 50 से ज़्यादा सील हो गई हैं। यही है, अगर जनता आक्रोशित और होगी। मेरे खुद के बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, 4थी मंजिल पे हैं, और 2.5 फुट से ज़्यादा सीढ़ी नहीं है। मैं खुद वहाँ पे गया हूँ। अगर कल में कोई वहाँ अगर हादसा हो जाता है तो बच्चों के लिए उतरने का रास्ता नहीं है, और वही इस राजेंद्र नगर के अंदर हुआ है। तो पीछे से कम रास्ता होना चाहिए। ये सारे के सारे ऐसे जब बड़े कोई मामले आते हैं तो ये पार्लियामेंट के अंदर किसी नमूने को भेजते हैं। जैसे अभी 2-4 दिन पहले एक नमूना पेश आया है उत्तराखंड से, हिमाचल से। उन्हें क्या कहा अनुराग ठाकुर ने? अरे आपने बोलना था तो जो इस बच्चों पे बोलते हैं, आप इस पे नहीं बोलेंगे, क्योंकि देश की जनता को गुमराह करना है। जाति का जो मामला है वो बिल्कुल फैक्ट है। जाति जनगणना 25 से 30 साल लगातार हम लोग रोडों के ऊपर पूरी दीवारें हमने पोत दी हैं, लगातार एक पीढ़ी से दूसरी जनरेशन में हम स्थापित हो चुके हैं। लेकिन चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे ये सरकार हो, जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। और क्यों नहीं कराना चाहते लोग? वो तो ये करें जिसको अपने जाति के नहीं पता है वो जातगणना की बात कर रहे हैं। अरे भाई क्यों नहीं पता उसको? अनुराग ठाकुर अपने बाप की जाति बताए ना, वो अपने बाप की जाति नहीं बता पा रहा है और वो पूछ रहा है उसकी जाति। और जातिगत जनगणना इस मामले को आप इधर से उधर नहीं करें। जाति जनगणना से, जाति पूछने से, मैं बताता हूँ सर, जाति पूछने से क्या मिलता है? जाति जनगणना है क्या? सवाल तो ये है, जाति जनगणना शिक्षा कितनी है आपके पास में? अगर मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, मैं जांगीर समाज से हूँ, मैं सुतार समाज से हूँ, मैं बैकवर्ड से हूँ, तो मेरे पास कितनी शिक्षा है? ये है जातिगत जनगणना। मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, कृषि की भूमि कितनी है? लेकिन सर कह रहे हैं कि इनको जात बताने में क्या दिक्कत है? मैं तो गर्व से कर रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं गुप्ता हूँ। वो तो गर्व से हम अपनी जात, तुमको बताने में क्या दिक्कत है? वो गर्व क्यों कर रहा है? वो गर्व इसीलिए कर रहा है ना कि उसकी जो पीढ़ी है, उसका जो खानदान है, वो पढ़ लिख करके जो 90 सेक्टरी हैं, उस सेक्टरियों में कोई भी दलित नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं है। तो इसीलिए तो बार बार राहुल गांधी, जब उसने एक ज़मीन से आंदोलन किया, ज़मीन पे जब वो निकले हैं, तो उन्होंने देखा कि यार खड्डे बहुत है इस रोड पे, तो इतने खड्डे हैं कि मतलब समतल है ही नहीं। तो वो यही कह रहा है कि अगर मेरे हाथ पैरालाइज हो चुका है तो इसका एक्सरे की ज़रूरत है, और एक्सरे होगा तो इसमें बीमारी का पता चलेगा, घुटने में है, कोहनी में है, हड्डी में है, मांस में है, फेफड़े में, कहाँ। तो वो यही चीज़ कह रहे हैं। तो ये स्पष्ट है, इस देश के अंदर बीजेपी के लोगों की यही है आदत कि किसी न किसी तरीके से मामले को इधर से उधर कर दो। ये कभी भी किसान आंदोलन पर नहीं बोलेंगे, कभी भी ये मजदूर आंदोलन पर नहीं बोलेंगे, कभी ये कर्मचारी आंदोलन पर नहीं बोलेंगे, कभी ये सफाई कर्मचारी आंदोलन। अरे सफाई कर्मचारी में मैं बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है, एक ही जाति के लोग पाए जाते हैं। अगर जातिगत जनगणना हम नहीं कराएं तो बड़ी दुख तकलीफ हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129।
UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628 IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।